वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम चलते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के ओर। केमिस्ट्री में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था विलियन, और यूनिट दूसरी भी आपकी विलियन ही है। हमने इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट बनाए भी थे। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इस स्पेशल बैच में आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे और आपके स्पेशल टेस्ट भी लिए जाएंगे। ओके, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। आज का हमारा टॉपिक है अणुसंख्या गुणधर्म। 12th क्लास के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अणुसंख्यक गुण। तो बोर्ड में पूछा गया कि अणुसंख्यक गुण से आप क्या समझते हैं, तो आप वहां पर भी इसकी परिभाषा बताएंगे जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझिए। जो आपका विलयन होता है वो 2 घटकों पर निर्भर करता है। एक तो घटक जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलय। तो अणुसंख्यक गुण वे गुण होते हैं, वे भौतिक गुण होते हैं, किसी भी विलयन के वे भौतिक गुण होते हैं जो विलय के कणों पर निर्भर करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। अणुसंख्यक गुण वे गुण होते हैं जो विलय के कणों पर निर्भर करते हैं। ओके, अगर हम स्पेसिफिक परिभाषा की बात करें तो स्पेसिफिक परिभाषा क्या होगी, विलयन के वे भौतिक गुण जो विलायक में विलीन विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, अणुसंख्या गुण कहलाते हैं। ओके, ये हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं तो एक एक करके भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अणुसंख्या गुणों के प्रकार। अणुसंख्या गुण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब। तो हम नीचे से लेकर चलेंगे तो एक एक हेडिंग को कवर करते जाएंगे। पहले हम वाष्प दाब का अवनमन शुरू करेंगे, फिर इसके बाद क्वथनांक का उन्नयन करेंगे, फिर इसके बाद हिमांक का अवनमन करेंगे, फिर प्रासरण दाब करेंगे। पढ़ने तो हमें टोटल 4 के 4 ही हैं, चाहे हम नीचे से पढ़ लें चाहे ऊपर से पढ़ लें, तो एक एक करके चलेंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो है वाष्प का दाब का अपेक्षित अवनमन, या फिर आप कह सकते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। पहले हम इसी को कवर करके चलेंगे। मैं सोच रहा था क्योंकि नोट्स में मैंने नीचे से बनाने शुरू किए हैं तो हम पहले नीचे से ही चल देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ने तो हमको चारों के चारों हैं, तो मैं आपको नीचे से बजाय ऊपर से ही लेकर चलता हूँ। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। मान लो हमारे पास एक विलयन है, उसमें एक घटक ए है और एक हमारे पास बी है। तो जो ए है वो आपका वाष्पशील है, वाष्पशील पदार्थ, यानी जो गर्म करने पर वाष्पित होता हो। तो जब वाष्पित होगा तो इसका मतलब आप ध्यान से दीजिए, तो जो वाष्पित होगा तो उसका वाष्प दाब आपका एकदम से बढ़ेगा। जैसे आप बी ऐसा पदार्थ डाल देंगे जो अवाष्पशील है, अवाष्पशील का मतलब जो बिल्कुल भी वाष्पित नहीं होता है, तो जब आप इसको इसमें डालेंगे ना तो आपका जो विलयन होगा उसका दाब ऑटोमेटिक घट जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये है ना इसको भी वाष्पित होने से रोकेगा। तो जब वाष्पित होने से रोकेगा तो आपका जो वाष्प दाब होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोलेंगे, अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी आना। तो आप समझ गए होंगे। नहीं, ए वाष्पशील पदार्थ में जब कोई पदार्थ बी अवाष्पशील जोड़ा जाता है फिर मिलाया जाता है, तो मिलाने के उपरांत विलयन का जो टोटल दाब होगा वो आपका कम हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। और ये है ना हमेशा किस चीज़ पर निर्भर करता है, मैं आपको वे भी बता दूं, ये हमेशा मोललता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मोललता पर निर्भर करता है। तो देखिए मैं कैसे बताऊंगा आपको। मान लो इसका पहला जो वाष्प दाब था वो कितना था, पी था। वो क्या था, पी। अब जैसे ही आपने पदार्थ डाल दिया वो हो गया आपका पी एस। क्या हो गया आपका, पी एस। तो आप देख रहे हैं जो पी का मान था वो पी एस से ज्यादा होगा, क्योंकि ये शुद्ध वाष्प दाब था। और ये आपका क्या है,
बाद वाला दाब है, तो आप जो अवनमन देखेंगे P माइनस पी एस होगा, और मैं आपको बताऊं वो हमेशा मोललता के अनुक्रमानुपाती होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब का यानी डेल्टा पी होगा आपका, वो अनुक्रमानुपाती मोललता के होगा। और जब आप इसको निकालेंगे तो P बराबर यहाँ पर आप एक कांस्टेंट ले लेंगे और वो K होगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा M का मतलब मोललता आ जाएगा। तो फाइनली आपका डेल्टा P बराबर के एम आ जाएगा। और यहाँ पर आपका वाष्प दाब है, तो इसका मतलब वाष्प क्या होता है, बॉइलिंग। इसको हम कांस्टेंट को लिख लेते हैं के बी। जो के बी है ना आपका, यानी ये जो आपका यानी क्या हुआ के बी, ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का नियतांक यानी मोलल स्थिरांक भी इसको कहते हैं। ओके, आप ध्यान दीजिए, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, टोटल आपकी समझ में आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए, जब हमारे पास कोई एक पदार्थ होता है, जब उसमें वाष्पशील पदार्थ होगा तो उसका वाष्प दाब हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आप उसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल देंगे तो उसके वाष्प दाब में एक कमी आ जाएगी, अवनमन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन बोल देंगे। हम देखते हैं कि वाष्प दाब में जो कमी है वो प्रयोगों के आधार पर देखी गई कि वो मोललता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डेल्टा पी अनुक्रमानुपाती मोललता। और यहाँ पर डेल्टा पी बराबर कितना रहेगा आपका के कांस्टेंट के बी, और यहाँ पर एम आपकी क्या आ जाएगी, मोललता आ जाएगी, के बी एम आ जाएगा। ये जो के बी है आपका एक कांस्टेंट है, और इसका मान आपको जब भी न्यूमेरिकल निकालेंगे तब आपको वहीं पर दिया होगा। ओके, आप याद रखिए, इसका आपको मान पहले से ही क्या होगा, दिया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अभी हम इसको लेकर चलते हैं, तो देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, मैं आपको बताऊं। इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम वही बात। मान लो हमारे पास एक विलयन है, तो पहले मैं आपको क्वथनांक की परिभाषा बताने जा रहा हूं, और आपने इसके अंदर कोई पदार्थ ए डाल दिया, वो क्या आपका वाष्पशील है। कैसा पदार्थ है आपका, वाष्पशील। और जो ऊपर आपकी सतह यानी जो भी आपका फर्श होगा या फिर कुछ भी होगा, उस पर जो दाब लगेगा वो आपका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। क्या होगा आपका, वाष्प दाब। आप नीचे से इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तापमान पर। तो आप ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या होगी किसकी, क्वथनांक की। क्वथनांक वह तापमान होता है जो किसी विलयन को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब 1 एटीएम या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर बना दे। तो वह तापमान जिससे किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब 1 एटीएम के समान हो जाता है, वो आपका क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब आपका वाष्पशील पदार्थ होगा तो यानी कि कम तापमान पर उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। ध्यान दो, तो यहाँ पर जो वाष्पशील पदार्थ होगा यानी उड़ने वाला पदार्थ होगा, जब आप उसे गर्म करेंगे तो उसका कम तापमान पर 1 एटीएम के बराबर तापमान जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब उसका क्या होगा, तापमान कम होगा। अब आपने क्या किया, आपने सेम विलयन लिया और विलयन में कुछ ऐसा पदार्थ डाल दिया जो क्या था, अवाष्पशील था। अवाष्पशील मतलब जिसका वाष्प दाब बिल्कुल जीरो था। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, यानी वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो इसका मतलब आपको ज्यादा तापमान पर क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। किसको, वाष्प दाब को एटीएम बनाने के लिए आपको विलयन ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी आपका तापमान पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ये तापमान आपका क्या था, T1 था, ये आपका तापमान कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये तापमान आपका कितना होगा, ज्यादा होगा। तो जो भी इनके अंदर अंतर आएगा, जो भी इनमें क्या हुई, बढ़ोतरी हुई या फिर उन्नयन हुआ, क्या हुआ, उन्नयन हुआ, उस उन्नयन को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। तो क्या हुआ, आपके पास जब कोई विलयन होगा उसमें जब आप अवाष्पशील पदार्थ डाल देंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और जो आपकी वाष्प दाब में कमी होगी उस कमी के कारण उसका ताप यानी जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। तो उसमें जितनी भी आपकी उन्नयन हुई है यानी बढ़ोतरी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम है ना टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टी यानी डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, ये भी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी मोललता, मोललिटी इसके अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा टी भी अनुक्रमानुपाती छोटे एम के होगा, और डेल्टा टी बराबर यहाँ पर क्या होगा, के बी एम हो जाएगा।
और यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, जो मोललता थी आपका बिल्कुल सेम फॉर्मेट बनेगा जैसा आपने पीछे पढ़ा है। आप ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है वो क्या है कि यहाँ पर आपका क्वथनांक का उन्नयन अनुक्रमानुपाती मोललता क्या होगा, और डेल्टा टी बी बराबर कितना हो जाएगा, के बी एम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हिमांक का अवनमन। क्या है नेक्स्ट हेडिंग, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, तो पहले मैं आपको हिमांक बताऊं कि आपका हिमांक क्या होता है। हिमांक देखिए आप ध्यान से दीजिए, वो ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई विलयन है, आपका इसके अंदर कोई द्रव है, तो वह तापमान जब यह द्रव या तो ठोस की अवस्था में भी देखने को मिले या फिर आपका द्रव की अवस्था में भी देखने को मिले, यानी दोनों अवस्था से क्या हो जाए, साम्य अवस्था में आ जाए, तो उस तापमान को हम क्या कहेंगे, आपका हिमांक कहेंगे। क्या कहेंगे, हिमांक। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका हिमांक क्या होता है, जैसे कि आपने इसके अंदर क्या लिया, पानी डाल दिया, पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, जमने लगता है, लेकिन उसी तापमान पर ये कुछ द्रव के रूप में होता है और कुछ देखने को मिलेगा आपको ठोस अवस्था यानी बर्फ के रूप में मिलेगा। आप फ्रिज में जब पानी को बोतल में रख कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ तो वह पानी बन जाता है और पानी रहता है, और कुछ क्या हो जाता है, उसका बर्फ बन जाता है। तो आप देखेंगे कि दोनों एक सामान्य तापमान पर रहेंगे, तो जो आपका होगा तापमान वो क्या होगा, आपका हिमांक होगा। तो एक बार मैं सही परिभाषा बताऊं तो हिमांक वह तापमान होता है जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों साम्य अवस्था में होती हैं, तो वो तापमान आपका क्या होगा, हिमांक होगा। अब आप ध्यान दीजिए, हिमांक में भी आप एक चीज देख रहे हैं, ये केवल तभी संभव हो पाता है जब जब क्या होता है, जब हमारे पास तापमान कम हो। जब क्या हो, हमारे पास तापमान कम हो। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इसमें अवाष्पशील पदार्थ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। आप यहां पर ध्यान दें, वाष्प दाब हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब वाष्प दाब कम हो गया तो ऑटोमेटिक आपने भी पीछे पढ़ा है कि तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ जाएगा हमें क्या करना है, तापमान कम करना है। तापमान कम करने के लिए आपके इसमें क्या करना पड़ेगा, अवनमन, यानी और हमें कम करना पड़ेगा जमाने के लिए। तो क्या होगा, थोड़ी सी यानी तापमान में कमी लानी पड़ेगी। तो जो भी आपकी तापमान में कमी आएगी वो आपकी क्या होगी, हिमांक का अवनमन होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो क्या होगा, जब आप इसमें अवाष्पशील पदार्थ ऐड करेंगे तो आपका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम होगा तो तापमान जो आपका होगा वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, ठंडा करना है। तो उसे ठंडा करने के लिए और कम तापमान की आवश्यकता होगी, यानी पहले कम की पड़ रही थी, अब उससे ज्यादा कम की पड़ रही है। तो जो भी आपकी कमी हुई उसको हम क्या बोल देंगे, हिमांक का अवनमन। उसको क्या बोलेंगे, हिमांक का अवनमन। मान लो हमारे पास तापमान पहले कितना था, T1, तो अब हमारे पास कितना, T2। ये तापमान ज्यादा है, ये क्या है, कम है। तो T1 माइनस T2 आपका क्या होगा, यानी तापमान में कमी होगी। इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। तो यहाँ TF ले लेंगे। और मैंने आपको बताया कि सारे के सारे अणुसंख्यक गुणधर्म मोललता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ आप मोललता ले लेंगे। तो डेल्टा TF जो होगा आपका वो भी KFM क्या रहेगा। यहाँ पर F हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। F हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं हम हिमांक नियतांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक के नाम से भी कह सकते हैं, मोलल अवनमन हिमांक स्थिरांक भी बोल सकते हैं इसको। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसकी प्रक्रिया होगी। ये तीनों जो चारों पॉइंट है ना, हम जो पढ़ रहे हैं, चारों के चारों पॉइंट बिल्कुल सेम है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, एक एक पॉइंट आपका बिल्कुल सेम है। और सारे के सारे किसके अनुक्रमानुपाती हैं, एक तो वाष्प दाब पर निर्भर कर रहे हैं, दूसरा कणों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, और तीसरा मोललता के अनुक्रमानुपाती हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रासरण दाब। तो पहले तो हमें क्या समझना पड़ेगा, प्रासरण समझना पड़ेगा कि आखिर प्रासरण होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो है ना, एक विलयन हमारे पास ये रहा और दूसरा विलयन हमारे पास ये रहा, अगर इनके बीच में रख दें तो ज्यादा विलयन से कम होगी और बहने का गुण उत्पन्न कर देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो पहले आपकी अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। अगर मान लो आपके पास ज्यादा पानी है और इधर कम पानी है, तो आप इधर से जब पानी को डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कम की ओर जाएगा कि नहीं, प्रकृति का नियम है। इसको हम विसरण भी बोलते हैं।
लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ बाहर होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे पदार्थों में इसका उल्टा होता है, यानी कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता विलयन की तरफ जाते हैं तो आपका क्या होता है, प्रासरण होता है। ज्यादा से कम की तरफ तो हर चीज आती है, लेकिन जब कम से अधिक की ओर जाएगी तो आपका क्या होगा, प्रासरण होगा। और ये केवल तभी संभव हो पाता है जब इनके बीच में एक झिल्ली लगी होती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं SPM। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि SPM क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इसमें जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो विलयन को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ले जाने का कार्य करती है। और आपको बताऊं कि ये है ना हमारे पास सामान्यतः नेचुरल होती हैं, कृत्रिम तो बहुत कम है। नेचुरल कैसी कैसी होती हैं, गोट ब्लैडर, GOAT, गोट्स ब्लैडर यानी बकरे का आस्सी है। और दूसरा अंडे की झिल्ली, आपने अंडा सुना होगा ना, अंडे की झिल्ली। चौथा जीवित कोशिकाओं, ये जितनी भी कोशिकाएं होती है, पार्चमेंट झिल्ली। और आपको बताऊं सेलोफोन, ये भी आपके सारे क्या हैं, ये आपके सारे क्या हैं, आपके SPM है। कृत्रिम SPM सिर्फ एक है और वो है आपकी क्या है, वो है आपकी क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। और ये आपका कृत्रिम है। और सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है किसमें, RO में। RO सुना हुआ ना, जो पानी को साफ करने का काम करता है, प्यूरीफायर बोलते हैं जिसको, रिवर्स ओस्मोसिस होता है उसमें किसको यूज करते हैं, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड को। आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। तो प्रासरण आप समझ गए। तो अब प्रासरण दाब की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। आप देख रहे हैं प्रासरण क्या था आपका, प्रासरण था कम सांद्रता से विलयन का अधिक सांद्रता की ओर जाना, आपका प्रासरण कहलाता है। अब बात करते हैं प्रासरण दाब की। तो प्रासरण दाब पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब आप देखिए, मान लो आपने ये SPM लगा दी और यहाँ पर विलयन भर दिया, और यहाँ पर भी आपने विलयन भर दिया। इसकी सांद्रता क्या थी, कम सांद्रता, और इसकी सांद्रता क्या थी, अधिक सांद्रता। आप फोकस कीजिए यहाँ पर। तो कम सांद्रता से जब विलयन अधिक सांद्रता की ओर जाएगा, अगर हम क्या करें, इधर से कुछ दाब लगा दे, क्या लगा दे, दाब लगा दे, और इस सांद्रता को रोक दें। क्या कर दें, इसको रोक दें। जो भी आप बाहर से अतिरिक्त दाब लगाएंगे वो आपका क्या होगा, प्रासरण दाब होगा। या फिर आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अतिरिक्त लगाया गया बाह्य दाब आपका प्रासरण दाब कहलाता है। या फिर आप ध्यान दीजिए, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहने वाली प्रक्रिया आपकी प्रासरण कहलाती है। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो आपका अतिरिक्त दाब लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चलते हैं। प्रासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई। और इसको ज्ञात करने के लिए हम CRT फॉर्मूले से इसका मान ज्ञात करते हैं। और ज्ञात करने के लिए जो मतलब वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका निरूपण किससे किया था, बर्कले तथा हर्टले विधि द्वारा। याद रखिए, ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, बर्कले व हर्टले दोनों एक मतलब साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही इसको सबसे पहले ज्ञात किया था। और उन्होंने इसका फॉर्मूले का क्या करता, व्यंजन तैयार किया था। और पाई बराबर CRT से इसको ज्ञात करते हैं। पाई आपका क्या होता है, प्रासरण दाब। C आपका क्या होता है, मोल प्रति लीटर में सांद्रता, मोल प्रति लीटर में सांद्रता। R आपका गैस स्थिरांक होता है। क्या होता है, गैस स्थिरांक। और T आपका क्या होता है, तापमान होता है। T आपका क्या होता है, तापमान होता है। ओके, आप ध्यान दीजिए, T आपका क्या होता है, तापमान होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।